हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर किया था, मुझे याद है यहाँ तक, डिवैल्यूएशन सॉरी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। आज डिस्कस करने वाले हैं डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ, या तो फॉरेन करेंसी कह लो या फिर कह लो डोमेस्टिक करेंसी। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, याद हो तो? डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब था करेंसी का बढ़ना, सॉरी करेंसी का गिरना। अब चाहे तो या तो होम करेंसी गिरे, डोमेस्टिक करेंसी गिरे, या फिर फॉरेन करेंसी गिरे। डेप्रिसिएशन का मतलब था करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू में गिरावट। एप्रिसिएशन का मतलब था करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होना। डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन दी परचेजिंग पावर, डिक्लाइन इन दी परचेजिंग पावर, डिक्लाइन इन दी पीपी, परचेजिंग पावर। यदि डोमेस्टिक करेंसी की बात करेंगे तो डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्लाइन होना मतलब पहले जो हम कम में खरीद रहे थे, सपोज पहले हम $1 खरीद रहे थे 70 में, पहले जो भी आइटम $1 का था उसके लिए हम 70 रुपए देते थे। अब हम उसी सेम आइटम के हमें देने पड़ेंगे 75 रुपए। तो इसका मतलब इंडियन रुपी की, INR की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। वहीं एप्रिसिएशन का मतलब है परचेजिंग पावर इंक्रीज होना, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। $1 में पहले 70 रुपए थे, अब 65 रुपए। ये तो मैंने बात की थी डोमेस्टिक करेंसी के केस में, इसका अपोजिट कर दूं फॉरेन करेंसी के केस में। बस एक मेन यहाँ पर इम्पैक्ट था कि डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन होता है मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से। मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से, इन दोनों की वजह से, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से यदि करेंसी की वैल्यू चेंज होती है तो वो है एप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की बात करूं, जब भी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से करेंसी की वैल्यू चेंज होगी, चेंज इन द एक्सचेंज रेट, देन इट इज कंसीडर्ड एज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। पहली बात, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मस्ट है। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट चेंज होनी चाहिए। यदि एक्सचेंज रेट बढ़ती है, यदि इंडिया का INR, इंडियन रुपी की परचेजिंग पावर बढ़ती है, पहले $1 में थे 70, अब $1 में है 65। यदि ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर रुपया मजबूत हो रहा है। पहले $1 का आइटम परचेज करने के लिए मुझे देने थे 70 रुपए, अब सेम वही $1 का आइटम परचेज करने के लिए मुझे पेड करने हैं 65। तो जब गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से एक्सचेंज रेट चेंज होती है, इंडियन रुपी की वैल्यू मजबूत होगी, परचेजिंग पावर राइज होगी, इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन। करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, इंडियन करेंसी की परचेजिंग पावर मजबूत होना, इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन। और जब भी इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी की वैल्यू गिरेगी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से, परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। पहले $1 में 70 रुपए थे, अब $1 में है 75, इसे बोलेंगे डिवैल्यूएशन। इस कंडीशन को बोलेंगे डिवैल्यूएशन। ऊपर वाली रिवैल्यूएशन और नीचे वाली डिवैल्यूएशन। Devaluation and revaluation means when due to government interference, when due to government interference exchange rate of a currency changes. If exchange rate rises, मैं पहले बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक करेंसी के केस में, if exchange rate rises, or we can say if purchasing power of Indian rupee
rises, it means it is considered as revaluation. Opposite, if purchasing power of Indian currency decreases, then it is considered as devaluation of domestic currency. मैं फॉरेन करेंसी की कैसे बात करूं? When due to government interference, purchasing power of foreign currency rises, it is considered as revaluation. Purchasing power of currency decreases, it is considered as devaluation. एग्जाम में बहुत बार आया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या अंतर है? What is the difference between the devaluation of foreign currency and depreciation of foreign currency? Devaluation of foreign currency means when purchasing power of foreign currency decreases due to government intervention, that is considered as a devaluation of foreign currency. And when purchasing power changes due to market supply and demand forces, or we can say purchasing power of foreign currency decreases due to market supply and demand forces, that is considered as depreciation. ये तो था डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। जहां तक ये बात आई होगी समझ में, आई बात नहीं आई? ठीक है, आ गई। आगे देखें, मैंने याद हो तो मैंने 3 एक्सचेंज रेट डिस्कस की थी, बताया था 3 एक्सचेंज रेट के बारे में, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा था फ्लेक्सिबल, और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये 3 एक्सचेंज रेट की बात की थी, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो भी डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होना है वो फिक्स्ड के अंदर कवर है, जो भी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होना है वो फ्लेक्सिबल के अंदर कवर है, और जो भी दोनों के अकॉर्डिंग, अभी मैनेज फ्लोटिंग डिस्कस नहीं किया है, अब मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा वो भी देखेंगे। सीधी बात, डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन मेरा फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट है, और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल का कॉन्सेप्ट है। इनके इम्पैक्ट क्या रहेंगे वो मैनेज फ्लोटिंग पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। मैनेज फ्लोटिंग की बात कर लें। नंबर 3 एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है? जब भी एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ साथ, जब भी एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ साथ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस भी डिसाइड करेंगे। वापस, मैनेज फ्लोटिंग क्या है? जब भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ साथ मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस भी एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, वह कंसीडर किया जाएगा मैनेज फ्लोटिंग। एक्सचेंज रेट which is decided by government intervention plus market supply and demand forces। जब गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहेगा और एक्सचेंज रेट मूलतः मेनली स्पेसिफिकली डिसाइड होगी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के अकॉर्डिंग, वो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट विच इज डिसाइडेड बाय मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस अलोंग विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इज कंसीडर्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। तीसरी डेफिनेशन जो कि एक्सचेंज रेट है मैनेज्ड फ्लोटिंग वाली। गवर्नमेंट का मतलब जहां पे जो भी
आरबीआई इंटरवेंशन करेगी, सेंट्रल बैंक, या फिर ये गवर्नमेंट एग्जाम सेंट्रल में लिख सकते हैं, आरबीआई लिख सकते हैं। व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरवेंशन ऑफ द आरबीआई एंड मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, तो उसे बोलेंगे मैनेज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आरबीआई इंटरफेयर इसीलिए करती है कि एक्सचेंज रेट ज्यादा चेंज नहीं हो जाए, ऐसा ना हो रुपये की वैल्यू ज्यादा गिर जाए। अगर रुपये की वैल्यू ज्यादा गिरेगी तो कहीं ना कहीं इंडिया की परचेजिंग पावर पर इंपैक्ट आएगा। इंडिया में जो आइटम्स आ रहे हैं, इंडिया में मेनली जितने भी टेक्नोलॉजी सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी आज अडोप्ट कर रहे हैं वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि एक्सचेंज रेट और बढ़ती है, इंडियन करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी और महंगी होगी, और एक कंट्री की इकोनॉमी, एक कंट्री की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं आज टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। तो ये है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीनों एक्सचेंज हो चुकी है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। अब बात करें सोर्सेस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, सोर्सेस या फिर कंपोनेंट्स। कि आज एक कंट्री में फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज कब होगी, कंपोनेंट कह सकते हैं, सोर्सेस कह सकते हैं फॉरेन करेंसी की डिमांड को लेकर। जैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऐसी कौन कौन से रीजंस होंगे जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड आज राइज होगी। आज मुझे डॉलर कब चाहिए, आज मुझे डॉलर कब चाहिए, व्हेन डॉलर इज रिक्वायर्ड। मुझे डॉलर चाहिए पहला जब मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं, जब मैं गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं। यदि मैं गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो या नॉन फैक्टर सर्विसेज हो। सिंपल भाषा में बोलूं, यदि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर से बोरो करता हूं, मैं बाहर से किसी से असिस्टेंस ले रहा हूं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो आएगा इंपोर्ट के अंदर। मुझे उस समय डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। पहला कंपोनेंट हो गया व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर इंपोर्ट फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री, देन फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड। यदि मैं यूएस से डिमांड करता हूँ, यूएस से परचेज कर रहा हूँ, यूएस से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, डॉलर की डिमांड होगी। मैं डॉलर इसीलिए हर बार लेकर चलता हूँ क्योंकि डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है। अपने पास यदि डॉलर है तो वो किसी भी कंट्री में चल जाएगा वो डॉलर, इसलिए मैं हमेशा डॉलर को लेकर चलता हूँ। तो गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज वेदर फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज आर इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री, देन वी रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी। नंबर वन, रीजन नंबर वन। सेकंड, जब भी हमें बाहर ग्रांट या फिर डोनेशन देना है, मुझे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को डोनेशन देना है, तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। मुझे बाहर चंदा देना है, सब्सक्रिप्शन देना है, तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरा, मेरी फैमिली जापान में है, मुझे वहां पर पैसा भेजना है, तो इसका मतलब रेमिटेंस, इसे बोलते हैं रेमिटेंस। करेंट ट्रांसफर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रेमिटेंस टू दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को रेमिटेंस करना, मेरी फैमिली बाहर है वहां पैसा भेजना, देन फॉरेन करेंसी विल रिक्वायर्ड, और वी कैन से डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी विल राइज। नंबर फोर, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है,
मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट चाहे सिक्योरिटीज में हो या फिर अदर देन सिक्योरिटीज। मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंट्रीज में, चाहे सिक्योरिटीज में हो, शेयर डिवेंचर्स वगैरह में हो, या फिर अदर देन सिक्योरिटीज में मुझे वहां पर एक फैक्ट्री ओपन करनी है, प्लांट लगाना है। इन्वेस्टमेंट इन दो कैटेगरी में डिवाइड है। इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दी फॉरेन कंट्रीज आइदर इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और इन दी फॉर्म ऑफ अदर देन सिक्योरिटीज, देन फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। नंबर 4। नंबर 5, इसके बाद मुझे यदि बाहर घूमने जाना है, या फिर मैं कहूं यदि मैं विदेश घूमने गया हूं और वहां पर मैं कुछ परचेज करता हूं, विजिटिंग अब्रॉड, या फिर इसे डायरेक्ट परचेज अब्रॉड की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब हम बाहर घूमने गए हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड हम रेस करेंगे। और भी होंगे, और कौन कौन से हैं? ठीक है, एक और है। मैंने जब पहले लोन ले रखा था फॉरेन कंट्री से, मैंने जब पहले फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा था, अब मैं उस लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं, और वी कैन से व्हेन इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी पेड टू द फॉरेन कंट्रीज। जब मैं फॉरेन कंट्रीज को इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा, लोन के प्रिंसिपल कंपोनेंट का पेमेंट करूंगा, तो वो अपना उस समय फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। इट मींस रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इसका इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट मैंने कवर कर लिया है फैक्टर सर्विसेज के अंदर। 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैंने बाहर से पैसा उधार लिया है, कैपिटल के अंदर आ जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करूंगा, वो आ जाएगा इसी के अंदर। ये मेरे सोर्सेज हैं जब फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज होगी। नंबर 1 था put of goods and services from the foreign countries. Number 2, grant and donation to the rest of the world. Number 3, remittance to the rest of the world. Number 4, investment either in the form of securities or other than securities. Number 5, direct purchase abroad or visiting abroad. और नंबर 6, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट यहाँ पर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कवर किया है प्रिंसिपल कंपोनेंट। और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बाहर से मैंने सर्विसेज ली हैं, उन सबका यहाँ पर कवर करेंगे। मैंने बाहर से पैसा उधार लिया है, इंटरेस्ट पेड करूंगा। बाहर जितने भी लोग हैं, उन लोगों की सर्विसेज गैदर कर रहा हूँ, पेमेंट करूंगा उन्हें इन दी फॉर्म ऑफ देयर सैलरी। मैंने एंटरप्रेन्योर की सेवाएं ली हैं, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज ली हैं, उन्हें पेमेंट करूंगा इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और आइदर ऑन दी बेसिस ऑफ सैलरी। तो ये सारे कंपोनेंट है कि एक फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज कब होगी। इसके बाद बात करें आज का फाइनल टॉपिक जो है सप्लाई कब होगी फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, या फिर मैं कहूं सोर्सेज। फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज कौन कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, जहां से डिमांड क्रिएट होगी उसका अपोजिट होगा सोर्सेज। जैसे पहला सोर्स था इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सप्लाई का पहला सोर्स हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, या फिर एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर, सप्लाई राइज करेगी फॉरेन करेंसी की। मैंने गुड्स एक्सपोर्ट में, सॉरी गुड्स यूएसए में एक्सपोर्ट किया है, सर्विसेज एक्सपोर्ट किया यूएसए को, पैसा उधार दिया यूएसए वालों को, यूएसए के लोगों को। तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी का एक्सपोर्ट, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंट्री का एक्सपोर्ट राइज करेगा और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा।
मतलब फॉरेन करेंसी की मार्केट के अंदर सप्लाई राइज करेगी। दूसरा, अरे यार, दूसरा ग्रांट डोनेशन। अब जब हम चंदा देंगे, डोनेशन देंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो तो था डिमांड का कंपोनेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के लोगों को चंदा देगा, वहां से जो भी डोनेशन आएगा, इंडियन गवर्नमेंट को डोनेशन मिलेगा, वो आएगा सप्लाई के अंदर। दूसरा, डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब भी डोनेशन आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वहां पर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंडिया के अंदर राइज होगी। अगला, इसका जो भी हमने डिमांड की बात की, उसका अपोजिट चलता रहेगा। अब ये रेमिटेंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब हमारा कोई फैमिली मेंबर यूएसए में रह रहा है, वो वहां से पैसा भेजता है, तो वो आएगा रेमिटेंस, कंपोनेंट नंबर थर्ड। या फिर कह सकते हैं करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नंबर फोर्थ। अगला है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर रिसीव होगा, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स करेंगे, या तो एफआईआई होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी, तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी, वो कंसीडर की जाएगी इस वाले कंपोनेंट में। नंबर नेक्स्ट, फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करने आएंगे, इंडिया में घूमने आएंगे, या फिर इंडिया के अंदर ही डायरेक्ट कुछ परचेज करते हैं, वो आएगा सप्लाई के अंदर, तो वहां पर फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज होगी। नंबर फिफ्थ है फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। नंबर सिक्स, जितने भी रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के गवर्नमेंट को, बाहर के लोगों को जितना भी, क्या कहते हैं, हमने पैसा लोन दिया था, उस लोन का रीपेमेंट रिसीव होगा, वो भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ये अपने सारे जो एलिमेंट हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डोनेशन, रेमिटेंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आएंगे, और रीपेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे एलिमेंट कवर करने पड़ेंगे हमें सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी के अंदर।